श्रुतोऽथ विद्धारणतपराणम् नमो नमो मायाकुञ्जराम् सानसंसाय संयमाम् नमो नमो शुद्धदयादमाम् तत्तेरुलक्षणस्य नमो नमो नादिवायरस्य आराह्य खण्ड्यशक्यस्य नमो नमो संयवीयस्य कमद्रोणकुञ्जरस्य नमो नमो दीपतोवरस्य येनोपयसिद्धं लब्धिविद्यासमिद्धं स्वयणीयशरणसर्वज्ञं भोग्यं हि दिशवैसुरसारं कोणिवीणावयारं विजयचक्रं सिद्धचक्रं नमामि। कहा है हमारी प्राचीन संस्कृति में वसे कुरुकुले नित्यम मनुष्य को सदैव गुरुकुले माने गुरुकुलों के अंदर बसना चाहिए। इसका अगर सीधा सा अर्थ करें तो एक सामान्य अर्थ, सीधा अर्थ तो ये होता है कि आगे बढ़ने के लिए बड़ों के पास रहना बहुत आवश्यक है। बड़ों के पास रहने से, गुरुओं के पास रहने से, वृद्धों के पास रहने से अनायासी अकल्पित ज्ञान राशि की प्राप्ति होती है। क्योंकि मनुष्य कितने ही अध्ययन करे, पढ़े, बड़ी बड़ी डिग्रियों को प्राप्त करे, लेकिन फिर भी वो एक किताबी ज्ञान रहता है, अनुभव का ज्ञान नहीं कहलाता। जिन्होंने इतनी डिग्रियां भी प्राप्त नहीं की, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन लंबा जीवन जिन्होंने जिया है, जो महास्थवीर हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, वृद्ध जन हैं, उनके पास अनुभव का इतना अथाह ज्ञान होता है कि उनके अनुभव के ज्ञान से लाभ लेने वाला बहुत कुछ लाभ ले सकता है। इसलिए कहा है बसे गुरुकुले नित्यम, बड़ों के सानिध्य के अंदर रहो, उनसे जो अनुभव का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो करो, वो जीवन में बड़े उपयोगी सिद्ध होगा। यहां पर दूसरी बात, भारतीय संस्कृति की तरफ से अगर देखा जाए तो हमारा देश, हमारा भारतवर्ष ये गुरुकुलों का देश रहा।
इस देश में हर जिले में, हर गांव में, हर शहर में, नगरों में गुरुकुल होने का वर्णन आता है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां पर गुरुकुल न हो। कुछ गुरुकुल बहुत ही उच्च साधनों से संपन्न थे, जहां पर बड़ी लंबी चौड़ी शिक्षा की व्यवस्था रहती थी, देश विदेश से आकर के भी रह सकते थे। और कुछ गुरुकुल ऐसे थे क्षेत्रीय प्रांतीय आवश्यकताओं के अनुसार वहां पर अध्ययन की व्यवस्था होती थी। यहां तक कि गांव में नहीं, नगर में नहीं, जंगलों के बीच में वहां भी आदिवासी लोगों के लिए, वनवासी लोगों के लिए गुरुकुलों की व्यवस्था रहती थी, जिससे उनके जरूरत के अनुसार उनको ज्ञान का अभ्यास मिल सके। तो ऐसे गुरुकुल व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी, इसके लिए कोई राजा को या केंद्रीय सरकार को वही से मेंटेन करने की जरूरत नहीं थी। हर गांव में, हर शहर में, हर जिले में, हर प्रांत में गुरुकुल चलाने वाले आचार्य रहते थे, सन्यासी रहते थे, और वो लोग, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो गृहस्थ जीवन में रहने के बाद, गृहस्थ के अपने पदों को, जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद संन्यास आश्रम को लेते थे। तो संन्यास आश्रम लेने के बाद वो गुरुकुल के अंदर रहते थे। जैसी योग्यता उनके अंदर है, उस तरह की योग्यता के अनुसार वहां के विद्यार्थियों को सिखाते थे। तो ऐसे ये जो भारतीय गुरुकुल की व्यवस्था थी, उसके लिए बहुत बड़े मैनेजमेंट की जरूरत नहीं थी, केंद्रीय प्रशासन की जरूरत नहीं थी, स्वायत्त संस्थाएं थी, सेवा की भावना से कार्य करने वाले थे। इसलिए उस भारत को, उस समय को, अगर उस इतिहास को हम पढ़ते हैं तो वो जमाना था जब इस देश में किसी भी प्रकार का करप्शन नहीं था। चोरी जैसी चीज तो होती भी नहीं, ताले लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर आदमी, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सब अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी कमाई के ऊपर, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए संतुष्ट रहते। ये इसलिए था क्योंकि गरीबी नहीं थी। अब जितनी जितनी गरीबी बढ़ती है और जितने लोग संख्या में गरीब होते चले जाते हैं, और दूसरी तरफ अमीरी भी बढ़ती चली जाती है। कुछ लोग उस अमीरी को बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो जहां पर गरीबी बढ़ती है तो वहां पर अमीरी बढ़ती है, क्योंकि गरीब तभी कोई होता है, कोई उसके ऊपर अन्याय करने वाला हो, अत्याचार करने वाला हो, लूटने वाला हो, ठगने वाला हो, घोटाला करने वाला हो, तभी एक वर्ग जो है गरीब होता है। ये समझ लो जहां पर गरीब नहीं है तो वहां पर इतने ज्यादा अमीर भी नहीं होते, और गरीबी बढ़ती है तो अमीरी भी बढ़ती है। कुछ लोग अमीर होते हैं और बहुत लोग गरीब हो जाते हैं। और ये अमीरी गरीबी का जो समस्या है,
वो हमारे भारतवर्ष में, प्राचीन भारत के अंदर नहीं था, क्योंकि यहां पर बेरोजगारी नहीं थी। देश के अंदर रहने वाला कोई भी नागरिक बेरोजगार नहीं था। उसको कमाई का साधन न हो, काम करने की जगह न हो, अपने मेहनत से कुछ न कर सके, ऐसी कोई समस्या नहीं। क्योंकि मेहनती लोगों के लिए, करने वालों के लोगों के लिए शहर से लेकर के गांव तक, नगर से लेकर के ग्रामीण भाग तक उनको रोजगार उपलब्ध था। और ये स्वरोजगार, ऐसा नहीं कोई सरकारी नौकरी का रोजगार हो। आज तो लोग सिर्फ ये समझते हैं कि सरकारी नौकरी मिलना ये रोजगार है, लेकिन वास्तव के अंदर रोजगार का मतलब हमारे रोटी, कपड़ा, मकान, परिवार के लिए जो जरूरत की चीज है उसको हम आराम से कमा सकें, उस जरूरत को पूरा कर सकें। ऐसा वातावरण मिलना, ऐसा स्थान मिलना, इसको रोजगार कहा जाता। तो इन गुरुकुलों में जहां पर भी विद्यार्थी पढ़ता था, तो वहां पर उनकी मेहनत से पढ़ना होता था। वहां पर फीस वगैरह देने की ऐसी बड़ी जरूरत नहीं थी। अगर कोई गुरु दक्षिणा देना चाहे, सेवा के रूप में देना चाहे, साधना के रूप में देना चाहे, दे सकता था। और नगर के, गांव के जो रईस लोग थे वो गुरुकुलों के लिए भरपूर दिया करते थे। इसलिए विद्यार्थियों के ऊपर ऐसा बोझ नहीं था कि इतना तुमने देना ही देना। दे सकता है तो ठीक है, नहीं दे सकता है तो कोई बात नहीं। अब जब गुरुकुल के अंदर कोई पढ़ता था तो उसको जैसी उसकी रुचि है, जैसा उसका मन है, जिस काम के अंदर उसकी होशियारी है, जो पढ़ाई वो करना चाहता है, चाहे वो सैद्धांतिक हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो, तो सामान्य पढ़ाई के साथ साथ वो विशेष रुचिकर पढ़ाई उसको करवा दी जाती थी, जिससे सामान्य रूप से सब चीज को जानता था और विशेष रूप से एक कला में, दो कला में, कुछ ऐसी कलाओं के अंदर 2, 4, 5, 7 कलाओं में उसको पारंगत कर दिया जाता है। और 1, 2 कलाओं के अंदर तो पारंगत हो ही जाता था। तो ऐसा होने से उसको बेरोजगार होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सामान्य रूप से पढ़ा लिखा है, सामान्य रूप से सब चीज जानता है और उसके पास कोई विशेष योग्यता भी है। अगर मौका लगता है तो उस योग्यता का उपयोग करके स्वयं भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता और दूसरे को भी उसके अंदर काम करने का स्थान दे सकता, रोजगार देने की ताकत उसके अंदर आ जाती थी। तो सब मिला करके गुरुकुलों की व्यवस्था इस तरह से थी जिसकी वजह से कोई गरीब नहीं था, किसी को भूखा मरने की नौबत नहीं थी, कोई बेरोजगार नहीं था, कोई अनपढ़ नहीं था और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, क्योंकि गुरुकुलों के अंदर सबसे पहले भेदभाव को ही समाप्त कर दिया जाता था। यहाँ तक भी राजकुमार हैं, राजकुमारियां हैं, श्रेष्ठी पुत्र हैं या बड़े बड़े जो अधिकारियों के परिवार से आने वाले वो विद्यार्थी हैं, लेकिन गुरुकुल के अंदर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, गुरुकुल में सब समान रूप से अध्ययन को प्राप्त करते। तो ये जो शब्द आया यहाँ पर बसे गुरुकुले, तो गुरुकुल में बसना या गुरुकुल की सेवा के अंदर अपने जीवन को लगाना, चाहे पढ़ने में लगाएं, चाहे सेवा में लगाएं, चाहे वहां की व्यवस्था में लगाएं, चाहे बचपन के अंदर लगाएं, चाहे सारे काम से ऊपर
उपरत होने के बाद लगाएं। योग्य लोग जिनके पास ऐसी योग्यता रहती थी वो हमेशा सोचते थे कि हम गुरुकुल की सेवा के अंदर हैं, तो ऐसे गुरुकुल की व्यवस्था बड़ी अच्छे ढंग से चलती। इसलिए देश में अमन चैन था, देश में सुख शांति थी, देश में विज्ञान था, देश में ज्ञान दर्शन था, चरित्र की ऊंचाई थी, और उसी वजह से हमारा देश विश्व गुरु कहलाता। अब ये नालंदा में जो विश्वविद्यालय थे उसमें दुनिया भर के विदेशों से, दुनिया भर से राजकुमार राजकुमारियां या समृद्ध संपन्न परिवार के बेटे बेटियां वहां पर अध्ययन करने के लिए आते थे, रहते थे, अध्ययन करके चले जाते थे। तो सीखने के लिए आते थे क्योंकि विश्व गुरु था। यहाँ की व्यवस्था ऐसी थी जिससे पूरी दुनिया को जीवन जीने की कला इस भारत ने प्रदान की, और ऐसी व्यवस्था हमारे देश के अंदर थी। अब ये कुछ जो है हमारे देश की जो बहुत ज्यादा जो सज्जनता है, बहुत ज्यादा वचनों के ऊपर मर मिटने की जो प्रवृत्ति है, कुछ ऐसी अच्छाइयां इतनी थी, उनका दुरुपयोग कुछ आतताइयों ने किया, आने वाले लोगों ने किया, तो इनकी अच्छाई से ही इनको क्या करो फंसा, उस वजह से बहुत मार खाए। और एक जो है जब ये छोटे छोटे रजवाड़ों की पद्धति बढ़ गई तो ईर्ष्या, जलन, द्वेष ये बढ़ने की वजह से कोई न कोई उन्हें आतताइयों से मिलता रहा और अपने भाइयों को मरवाने की प्रवृत्ति करता रहा। ऐसे इन कुछ दोषों के कारण हमारा देश गुलाम हुआ। और ये तो प्रकरण आता है, प्रसंग आता है जिसमें कार्ल मेघाले पूरे भारत में घूमने के बाद ये अंग्रेज थे, हमारे देश की जो सारी शिक्षा पद्धति है वो मेघालय की शिक्षा पद्धति कहलाती है। आज स्कूलों की जितनी भी जो है ये पढ़ाई की व्यवस्थाएं हैं, विषय है, ये सब मेघालय ने किया था, तैयार किया था। तो जिस समय मेघालय पूरे देश में, कार्ल मेघालय पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष के छोटे छोटे गांवों में, जिलों में, प्रांतों में, सब जगह घूम करके वापिस कई वर्षों के बाद ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर उपस्थित हुआ। तो वहां पर उससे पूछा गया कि आप हिंदुस्तान में जाकर के आए, निरीक्षण करने के लिए भेजा था, हमने पूरा टाइम लगा करके निरीक्षण किया है और हमने इसलिए आपको नियुक्त किया था भाई उस भारतवर्ष में हम लंबे समय तक शासन कर सकें और ये देश पूरी तरह से हमारे अंदर के अंदर ही रहे, कभी यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या पैदा न हो। तो इसके लिए आपने क्या अध्ययन किया, आपके इतने वर्षों के रिसर्च का क्या रिपोर्ट। ये कैसे हमने एक बार उस भारतवर्ष में कब्जा कर लिया तो हमेशा ही हमारा कब्जा बना रहे, उसके लिए हमारे को क्या करना चाहिए। तो कार्ल मेघाले ने वहां पर अपना रिपोर्ट देते हुए कहा कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर गरीबी नहीं है, कहीं पर भीख मांगने वाला आदमी नहीं है, और वहां पर जितने भी नौजवान हैं, जितने भी लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, कोई बेरोजगार नहीं है और कोई भी व्यक्ति वहां का नागरिक अनपढ़ नहीं है।
तो ये सब सुन करके ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े देश में गरीबी का नहीं होना, भीख मंगने वालों का नहीं होना, या बेरोजगारी का नहीं होना, अनपढ़ नहीं होना, इसकी व्यवस्था कैसे चलती है, इसका आधार क्या? तो उन्होंने कहा ये सारी जो है जो वहां की अच्छाइयां हैं और हर चीज वहां पर उपलब्ध है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो वहां पर हमारे को उपलब्ध न हो सके, और हर हर तरह का ज्ञान और हर तरह का विज्ञान वहां पर मौजूद है। जब वो लोग कारण जानना चाहे तो मेघालय ने एक ही बात कही, ये सारी व्यवस्था का जो जड़ है, सारी वहां की सारे मैनेजमेंट का जो जड़ है, उसका मूल है वो वहां के गुरुकुल है। ये सारी चीजें गुरुकुल के माध्यम से वहां पर चलाया जाता। उनका उदाहरण के तौर पर बतलाओ, उनका हर गांव में छोटे छोटे चूना बनाने वाली भट्टियां, और हर गांव के अंदर, और गांव में जो भी उसका बनाना चाहते हैं वो लोग बना सकते हैं। और वो ऐसी चीज है जो मकान बनाने के लिए न तो गर्मी में गर्म रहता है, न ठंड में ठंड रहता है, गर्मी में ठंडा, ठंडी में गर्मी, और मजबूत और कभी खराब न होने वाला, 100-200 साल की गारंटी रहती है, ऐसा चूना तैयार करते हैं। और इसके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं, वो हर गांव के बाहर चूने की भट्टियां, और गांव के लोग आराम से बना लेते हैं, और बहुत लोगों को रोजगार मिल जाता है, उनको कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही कृषि प्रधान देश तो है ये, वहां पर हर तरह की कृषि का ज्ञान उनको दिया जाता है, जो जरूरत के सब सामान है वो सब जगह उपलब्ध हो जाते हैं। केवल वहां के व्यापारी रहते हैं, जिस प्रदेश के अंदर जो चीज बिल्कुल ही नहीं होता, उस प्रदेश से वहां की चीजों को ले जाकर के उधर बेचते हैं, इसलिए व्यापार भी बड़ा अच्छा चलता है। और वहां पर बहुत से गुरुकुल ऐसे हैं जहां पर लोहे से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। बहुत से गुरुकुल ऐसे हैं जहां पर पत्थर और पत्थरों की कारीगरी से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। बहुत से गुरुकुल ऐसे हैं जहां पर लकड़ी और लकड़ी से संबंधित सारी जानकारी और लकड़ी में होने वाली सारी जो है कारीगरी, उन सब का अध्ययन वहां पर होता है, उसी तरह का प्रशिक्षण होता है। और बहुत ऐसे गुरुकुल हैं जहां पर कपड़े से संबंधित, धागे से संबंधित, रुई से संबंधित जितनी जानकारियां हैं, जितने शोध है, जितनी उपलब्धि हो सकती है, सब कुछ वहां पर सिखाया जाता है। तो सामान्य रूप से सबको ज्ञान दिया जाता है, रोजगार मिल जाता है उनको, लेकिन कुछ विशेष जो ऐसे जो है गुरुकुल हैं जहां पर विशेष प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसलिए उन लोगों को किसी भी सामान के लिए बाहर देशों का, बाहर का मुंह ताकने की जरूरत नहीं होती, वहां से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती, उनके पास सब कुछ उपलब्ध है। और मैं समझता हूं जब तक भारत में गुरुकुल की यह व्यवस्था रहेगी, ये गुरुकुल का जो वातावरण है वो रहेगा, तब तक हम कभी भी उसको गुलाम बना करके नहीं रख सकते। वो कभी भी ऐसी चेतना पैदा हो सकती है, कभी भी हो जाए इस प्रकार का वातावरण बन सकता है कि जब तक वहां की गुरुकुल की व्यवस्था, जब तक वो जो है न बदला जाए, जब तक वो व्यवस्था वहां पर बनी रहे जो बरसों से वहां पर चल रही है, कि हम भारत में उसको गुलाम बनाने में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि विद्यालयों में
विज्ञान का ज्ञान दिया जाता है। उन गुरुकुलों के अंदर आचार्य लोग उन परंपराओं के लिए, जिन परंपराओं के अंदर जो कमी बेशी आई है, जो समाज के लिए दूषित हैं, उनको बदलने की भी वजह ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। वो हमारी जो बहुत पुरानी भी चीज है, मान्यताएं हैं, उससे किसी को तकलीफ होता है तो उसको वो छोड़ भी सकते हैं। तो वहां की इस व्यवस्था को बदल करके ही हम वहां पर शासन बना सकते हैं, उनको गुलाम बना करके रख सकते हैं। तो जिस ढंग से काल मेकाले ने बड़े विस्तार के साथ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की भारतवर्ष की स्थिति और वहां पर होने वाला गुरुकुलों का सिस्टम और वहां की पढ़ाई, इस सब की बात को जिस समय रखा तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनको सर्वाधिकार दिया कि ये शिक्षा पद्धति को बदलने का, गुरुकुलों को नष्ट करने का, या अपनी शिक्षा पद्धति ऐसा चालू करना जिससे वो हमारे काम आए, ऐसे लोग यहाँ पर तैयार हों, और जिससे वो हमारी गुलामी हमेशा हमेशा वहां पर बनी रहे। इसके लिए आपसे ज्यादा समझने वाला कोई दूसरा नहीं है। इसलिए जो टीम आपको चाहिए वो लेकर के जाओ और इस शिक्षा पद्धति को आपको बदलो। और जो इस समय हिंदुस्तान में हमारी सरकार है, उसको हम निर्देश दे देते हैं कि शिक्षा के संबंध में, इस बदलाव के संबंध में, इसके लिए जो भी जरूरत है, जो भी तुम्हारा निर्णय है, उसको मानना उन लोगों का सबका सबसे पहला कर्तव्य रहेगा। ये हम उनको निर्देशन दे देते हैं। तो यहां की गुरुकुल पद्धति को पूरी तरह से बदलने की जो सत्ता है, ताकत है, जिम्मेदारी है, वो काल मेकाले को मिली और वो अपने टीम के साथ आया और उसने भारतीय जो प्राचीन गुरुकुल की पद्धति है उसको नष्ट करने का प्रण लिया। और उन्हें अपना जो अपने उनके जो लोग थे उनके हिसाब से विषय सामग्री तैयार की, पढ़ाई का विषय का आकलन ने किया और गुरुकुलों की जगह 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 पर स्कूल खोलने का, कॉन्वेंट स्कूल खोलने का उन्होंने योजना बनाई। कॉन्वेंट के अंदर किस तरह की शिक्षा पद्धति हो इसकी व्यवस्था बनाया और गुरुकुल पद्धति की पढ़ाई को उन लोगों ने एकदम तो नहीं हुआ, लेकिन धीरे 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 जैसे स्कूल की पढ़ाई का आकर्षण बढ़ाया, कॉन्वेंट स्कूल के अंदर पढ़ने का आकर्षण बढ़ाया, उनको लोभ लालच दिया, उनको फैसिलिटियां दी और उन लोगों को अंग्रेजी शासन के महकमे के अंदर उनको भर्ती करना प्रारंभ किया। गुरुकुल के अंदर पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति उसमें अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। उन आचार्यों को जो है रोजगार नहीं मिलता। इन लोगों को जो वहां पढ़े, जो कॉन्वेंट स्कूल के अंदर पढ़े, अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए स्कूलों के अंदर पढ़े और उन्होंने निश्चित किया हुआ जो विषय है उसको पढ़े, बस उसको ही नौकरी देना प्रारंभ की। और ये कहा भाई सिर्फ इसमें पढ़ने वाले को ही हम जो है काम देंगे, वही अलग अलग पदों के ऊपर नियुक्त होंगे, वही अधिकारी होंगे। तो ऐसे इसका आकर्षण जो बढ़ा है। अब नई चीज होती है, लोभ दिया जाता है, अच्छे अच्छे स्वप्न दिखाए जाते हैं कि आप लोग यहाँ के बड़े से बड़े अधिकारी बन सकते हैं। उन लोगों को जो इसमें सहयोग देने लगे उनको तरह तरह के पद वगैरह दे दिए गए, फैसिलिटियां वगैरह दे दी गई। इससे बहुत बड़ा समाज भारतीय गुरुकुल व्यवस्था को छोड़ करके कॉन्वेंट स्कूल की तरफ, उसकी तरफ आकर्षित हो गए।
अब देखा समाज का रुझान इससे बदल रहा है, तो उन्होंने गुरुकुल व्यवस्था को इलीगल जो है घोषित कर दिया। उन्होंने कहा ये कानून के विरोध में, ये इलीगल है, इनको चलाया नहीं जा सकता, यहाँ पर जो पढ़ेगा तो उसको प्रतिबंध लगाया जाएगा, यहाँ पर जो पढ़ाएगा उनको भी जेल भेज दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो ऐसे पढ़ाने वालों को खत्म कर दिया, गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। क्योंकि जब इलीगल जो कर दिया भाई, ये देश के विरोध में, ये राष्ट्र के विरोध में, इसको राष्ट्रीय कानून के हिसाब से जो इलीगल है इनको नहीं चला सकते, ये प्रतिबंधित है। अब जब प्रतिबंधित कर दिया, फिर किसी तरह से चलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब कब तक लड़ते रहते सरकार से? क्योंकि जनता में थोड़ा आकर्षण बढ़ा, भाई अब जहां पर फायदा नहीं है उससे लड़ने के क्या फायदा, चलो कन्वेंट के अंदर ही पढ़ लो, यही चीज पढ़ लो। तो ऐसे धीरे धीरे जो यहाँ के मिशनरी थी, यहाँ का अनुसंधान था, यहाँ पर चीजों को तैयार करने के साधन थे, उन सब को नष्ट कर करके उन्होंने जो है सारा कॉन्वेंट के अंतर्गत, स्कूलों के अंतर्गत, कार्ल मैकाले ने जो पद्धति बनाई उस पद्धति के अंतर्गत ये सारे के सारे देश को परिवर्तन करने का प्रयत्न किया। और काफी वर्षों की जद्दोजहद के बाद, काफी वर्षों तक यही मेहनत करने के बाद, सत्ता उनके हाथ के अंदर थी, ताकत उनके हाथ के अंदर थी, लूट मार वो कर सकते थे, किसी को कोई भी जो है दंड दे सकते थे, कोई यहाँ पर कोई दूसरी जगह कोई ऐसे सुनवाई नहीं थी, न्यायालय था वो भी उनका ही था। तो इस तरह से ये गुरुकुल की पद्धति को नष्ट किया, और गुरुकुल की पद्धति को नष्ट किया तो यहाँ के रोजगार की पद्धति पूरी तरह खत्म हो गई। रोजगार की पद्धति खत्म हो गई तो गरीबी आ गई, और गरीबी आई तो उसके अंदर करप्शन बढ़ना प्रारंभ हो गया। क्योंकि आदमी सोचता मैं गरीब न हो जाऊं, मैं गरीब न हो जाऊं, ऐसे लूटूं, ऐसे खटूसूं, ऐसे इकट्ठा करूं, इसको धोखा दूं, उसको धोखा दूं। क्योंकि जहाँ पर गरीबी बढ़ती है वहां पर एक करप्शन भी बढ़ता चला जाता है, और कुछ लोग धनी होते चले जाते हैं और हजारों लोग गरीब होते चले जाते हैं। ऐसे वर्षों की मेहनत करके, वर्षों का परिश्रम करके भारतीय सभ्यता के रीढ़ को और भारतीय सभ्यता के आधार को इन लोगों ने नष्ट कर डाला। तो ये बहुत जरूरी है हम अपने इतिहास को भी जानें, हम अपने ऐतिहासिक वैभव को भी पहचाने। और योगानुयोग अगर जनता में जागृति आ जाए, जनता अगर थोड़ा सा सोचने लगे, समझने लगे, विचार करने लगे, आगे बढ़ने लगे, जनता में परिवर्तन आ जाए, हमारी मानसिकता में परिवर्तन आ जाए, तो अरे ऐसा प्रयत्न हम करने लगे, ऐसा मेहनत हम करने लगे, ऐसे लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े, तो आज हम बड़े आराम से अपने प्राचीन भारत के ऐश्वर्य को, प्राचीन भारत की व्यवस्था को और प्राचीन भारत की उन बहुमूल्य मूल्यवत्ताओं को आज भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, मूल्यवान बना सकते हैं। लेकिन इसमें सोच की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है, प्रयत्न करने की जरूरत है। तो ये शास्त्रकार कहीं कहीं पर ऐसा भी हिंट करते हैं तो ये चीज हम याद रखें और उससे समझ करके आगे बढ़ें। अगर ऐसा करने लगे तो आज भी हम प्राचीन भारत की महत्ता और इस भारत की जो ऐतिहासिकता उसको पुनर्जीवित करने में हर संभव हम सफल हो सकते हैं। बस सामूहिक रूप से प्रयत्न करके आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसा करेंगे यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभु के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी।